हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं विश्व के भूगोल की, यानी इस सेशन में विश्व के भूगोल को पूरा कवर करने वाले फ्रेंड्स। पूरे 500 क्वेश्चन को हम इसमें कवर करने वाले हैं। आप चाहे जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो फ्रेंड्स, आपके एग्ज़ाम में वर्ल्ड जियोग्राफी से प्रश्न बनते ही बनते हैं। इसी को मद्देनजर रखते हुए मैंने इस वीडियो को लाया हूँ फ्रेंड्स। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं, लेकिन उसके पहले यदि आपको PDF चाहिएगा तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाके टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ से आपको PDF मिल जाएगा, ठीक है। और अंत में वीडियो की क्वालिटी और कंटेंट अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है, भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो फ्रेंड्स, भूगोल का जनक हिकैटियस को माना जाता है। भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो हिकैटियस को माना जाता है, ठीक है। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था। तो अगर भूगोल शब्द के सर्वप्रथम प्रयोग की बात करें तो इरेटास्थेनीज किसने किया था फ्रेंड्स, इरेटास्थेनीज ने किया था, जो कि यूनान के थे। इन्होंने ही भूगोल शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था। जबकि भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो हिकैटियस को माना जाता है, ठीक है। भूगोल के नामकरण और प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय किसे जाता है। तो फ्रेंड्स, यूनान के निवासियों को जाता है भूगोल के नामकरण और प्राथमिक स्तर पर व्यवस्थित स्वरूप प्रदान करने का श्रेय, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, जियोग्राफी का अर्थ क्या होता है। तो फ्रेंड्स, जियोग्राफी का अर्थ होता है पृथ्वी का वर्णन, यानी पृथ्वी का अध्ययन ही क्या कहलाता है, जियोग्राफी कहलाता है, ठीक है। जस पीरियोडस यानी पृथ्वी का वर्णन नामक पुस्तक के लेखक कौन है फ्रेंड्स, तो हिकैटियस। कौन है फ्रेंड्स, हिकैटियस जो हैं पृथ्वी का वर्णन यानी जस पीरियोडस नामक पुस्तक के लेखक हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में भूगोल का जनक किसे माना जाता है। तो वर्तमान की बात करें तो वर्तमान में अलेक्जेंडर वान हम्बोल्ट को भूगोल का जनक माना जाता है। व्यवस्थित भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो इरेस्टास्थेनीज, ठीक है। इरेटास्थेनीज को व्यवस्थित भूगोल का जनक माना जाता है। वहीं विश्व ग्लोब का निर्माता किसे माना जाता है, तो फ्रेंड्स मार्टिन बेहम को, याद रखिएगा, मार्टिन बेहम को विश्व ग्लोब का निर्माता माना जाता है, ठीक है। वहीं भौतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो पालिडोनियन को भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है, ठीक। पालिडोनियन को भौतिक भूगोल का जनक माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सांस्कृतिक भूगोल का जनक किसे माना जाता है, तो कार्ल ओ सायर को फ्रेंड्स सांस्कृतिक भूगोल का जनक माना जाता है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। कह रहा है, विश्व का मानचित्र का निर्माता किसे माना जाता है। तो एनेक्सीमेंडर को फ्रेंड्स विश्व के मानचित्र का निर्माता माना जाता है। किसे, एनेक्सीमेंडर को, ठीक है। भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार किसे माना जाता है, तो स्ट्राबो को भौगोलिक विश्वकोश का रचनाकार माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूक्ष्मतम अणुओं से लेकर महाकाय आकाशगंगाओं के सम्मिलित रूप को क्या कहते हैं। तो उसके सम्मिलित रूप को ब्रह्मांड कहा जाता है, यानी यूनिवर्स कहा जाता है, ठीक है। जिसमें फ्रेंड्स सूक्ष्मतम अणु होंगे, उसके बाद गैलेक्सीज के जो सम्मिलित रूप होता है उसको क्या कहा जाता है, यूनिवर्स कहा जाता है, यानी ब्रह्मांड कहा जाता है, ठीक है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित महाविस्फोट सिद्धांत यानी बिग बैंग थ्योरी जिसे कहा जाता है, बिग बैंग थ्योरी किसने दिया था, तो एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने दिया था। किसने दिया था फ्रेंड्स, एब जॉर्ज लेमेंतेयर ने बिग बैंग थ्योरी दिया था, ठीक है। इसको आप याद रखिएगा क्योंकि सीधा सीधा इससे आपकी एग्जाम में प्रश्न बनता है। अगला क्वेश्चन है, वैज्ञानिकों के विश्वास के अनुसार बिग बैंग यानी महाविस्फोट की घटना आज से कितने वर्ष पूर्व हुई थी। तो आज से लगभग 13.7 करोड़ वर्ष पूर्व हुई थी फ्रेंड्स बिग बैंग की घटना, यानी महाविस्फोट की घटना, ठीक है। यह एक अनुमान है। अगला क्वेश्चन है, सतत दृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो थॉमस गोल्ड एवं हरमन बॉडी ने 1948 में फ्रेंड्स सतत सृष्टि सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला क्वेश्चन है, दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो डॉक्टर एलन संडेजा ने दोलन सिद्धांत का प्रतिपादन किया था, डॉक्टर एलन संडेजा ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति का स्फीति सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित जो स्फीति सिद्धांत है उसका प्रतिपादन किया था अलेन गुथ ने 1980 ईस्वी में, ठीक है। किसने किया था, अलेन गुथ ने। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड के रहस्य से संबंधित हिग्स बोसान को अन्य किस नाम से जाना जाता है। इसको फ्रेंड्स गॉड पार्टिकल के नाम से भी जाना जाता है, हिग्स बोसान को, ठीक है। गॉड पार्टिकल की खोज किसने किया था, तो पीटर हिग्स और फ्रांसवा इंगलर्ट किसने किया था, पीटर हिग्स और फ्रांसवा इंगलर्ट ने गॉड पार्टिकल की खोज किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधित विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है।
तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है फ्रेंड्स। ब्रह्मांड की उत्पत्ति से संबंधी विज्ञान के अध्ययन को क्या कहा जाता है, तो कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। ठीक है, वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड का व्यास कितना है, तो फ्रेंड्स 91 अरब वर्ष है ब्रह्मांड का व्यास। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कितनी अरब मंदाकिनी हैं, तो कुल 100 अरब मंदाकिनी है फ्रेंड्स। ठीक है, खगोल वैज्ञानिकों के अनुसार ब्रह्मांड में कुल 100 अरब मंदाकिनियाँ हैं, यानी गैलेक्सीज हैं। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी एक मंदाकिनी है, इससे संबंधित मंदाकिनी को किस नाम से जाना जाता है, तो इससे संबंधित मंदाकिनी को फ्रेंड्स दुग्ध मेखला के नाम से जाना जाता है, यानी मिल्की वे के नाम से जाना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, दुग्ध मेखला की आकृति किस प्रकार की है फ्रेंड्स, तो सर्पीले आकार की है, याद रखिएगा सर्पीला आकार का है फ्रेंड्स दुग्ध मेखला की आकृति। अगला है फ्रेंड्स, दुग्ध मेखला के सर्वप्रथम किसने देखा था, तो फ्रेंड्स तो गैलीलियो ने सर्वप्रथम दुग्ध मेखला को देखा था। ठीक है, सबसे नवीनतम मंदाकिनी का नाम क्या है, तो ड्वार्फ मंदाकिनी है फ्रेंड्स सबसे नवीनतम मंदाकिनी। ठीक है, अगला फ्रेंड्स, दुग्ध मेखला के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है, तो देवयानी, याद रखिएगा दुग्ध मेखला के सबसे नज़दीक कौन सी आकाशगंगा है, तो देवयानी आकाशगंगा है। ठीक है, अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो गैस और धूल के कणों से मिलकर बनते हैं उन्हें क्या कहा जाता है फ्रेंड्स, तो उनको निहारिका कहा जाता है, यानी नेबुला कहा जाता है। ठीक है, जो अत्यधिक प्रकाशमान आकाशीय पिंड जो कि गैस और धूल के कणों से मिलकर बनते हैं उनको निहारिका कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह कौन सा है, तो वो है फ्रेंड्स ओरियन नेबुला। ओरियन और नेबुला जो है फ्रेंड्स वो हमारी आकाशगंगा का सबसे शीतल और चमकीले तारों का समूह है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का में समस्त ऊर्जा का स्रोत किसमें निहित होता है, तो सौरमंडल में समस्त ऊर्जा का स्रोत जो है फ्रेंड्स वो सूर्य में निहित होता है। ठीक है, यानी सूर्य को सौरमंडल का मुखिया माना जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य दुग्ध मेखला के केंद्र में लगभग कितना दूर है, तो दुग्ध मेखला के केंद्र से सूर्य जो है फ्रेंड्स वो लगभग 27,000 प्रकाश वर्ष दूर है। ठीक है ना, ये जो प्रकाश वर्ष है फ्रेंड्स याद रखिएगा, सीधा सीधा आपके एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है, तो पहला ही ऑप्शन आपको मिलता है किसका, समय का। याद रखिएगा पहला ही ऑप्शन आपको मिलेगा समय, लेकिन ये समय का मात्रक नहीं है फ्रेंड्स, ये किसका है, दूरी का मात्रक है, यानी खगोलीय दूरी को मापने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग किया जाता है। सूर्य का परिक्रमण काल कितना होता है फ्रेंड्स, तो 25 करोड़ वर्ष सूर्य का परिक्रमण काल है। परिक्रमण काल का मतलब है फ्रेंड्स कि सूर्य जो है एक चक्कर लगाता है, एक चक्कर कितने वर्ष में पूरा करता है, अपने ध्रुव पे नहीं, एक चक्कर की बात हो रही है। ठीक है ना, परिक्रमण काल की बात हो रही है, तो 25 करोड़ वर्ष में। ठीक है, सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर और एक चक्कर पूरा करने में कितना समय को क्या कहा जाता है, तो एक ब्रह्मांड वर्ष कहा जाता है, यानी 1 कॉस्मिक ईयर कहा जाता है, जब सूर्य द्वारा दुग्ध मेखला के केंद्र के चारों ओर एक चक्कर पूरा करता है। तो ठीक है ना, और कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन है, एक ब्रह्मांड वर्ष कितने वर्ष का होता है, तो लगभग 25 करोड़ वर्ष के आसपास होता है, पीछे भी मैंने अभी बताया। सूर्य क्या है फ्रेंड्स, तो सूर्य एक गैसीय गोला है। ठीक है, जो हीलियम और फ्रेंड्स हाइड्रोजन की गैस से निर्मित है। सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो फ्रेंड्स पूर्व से पश्चिम की ओर जो है सूर्य अपने अक्ष पर घूमता है। याद रखिएगा यहाँ अपने अक्ष की बात हो रही है। ठीक है, सूर्य अपना एक घूर्णन कितने दिनों में पूरा कर लेता है, तो फ्रेंड्स सूर्य अपना एक घूर्णन 27 दिनों में पूरा कर लेता है। घूर्णन का मतलब फ्रेंड्स अपने धुरी पर, ये ऐसे ऐसे अपनी धुरी पर जो है जब घूमता है तो अपनी धुरी पर कितने दिन में घूम जाता है, तो 27 दिन में। ठीक है, सूर्य में सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, तो सर्वाधिक गैस पाई जाती है हाइड्रोजन। जब हाइड्रोजन फ्रेंड्स हीलियम में टूटता है तभी प्रकाश और उष्मा पृथ्वी तक पहुंच पाता है। ठीक है, सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा कितनी पाई जाती है, तो कुल 71% सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य में दूसरी सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है, तो हीलियम है जो कि 26.5% पाई जाती है। 71% पाई जाती है फ्रेंड्स हाइड्रोजन, और यही हाइड्रोजन जब फ्रेंड्स हीलियम में टूटता है, यानी 4 हाइड्रोजन जो है एक हीलियम में टूटता है, तब जा कर के प्रकाश उत्पन्न होता है। ठीक है, सूर्य के केंद्र का भाग क्या कहलाता है, तो सूर्य के केंद्र के भाग को क्रोड कहा जाता है। ठीक है, सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना होता है फ्रेंड्स, देखिए ये बाहरी सतह का तापमान कह रहा है, सतह मतलब ये बाहर का, तो बाहरी तापमान जो होता है वो 6000 डिग्री सेल्सियस होता है। सूर्य किस सिद्धांत पर कार्य करता है, तो सूर्य का जो सिद्धांत फ्रेंड्स नाभिकीय संलयन पर, याद रखिएगा नाभिकीय संलयन पर काम करता है सूर्य का सिद्धांत। ठीक है, सूर्य की दूसरी परत को क्या कहते हैं, तो इसको वर्णमंडल कहा जाता है, यानी क्रोमोस्फीयर कहा जाता है सूर्य की दूसरी परत को। अगला क्वेश्चन है, सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहते हैं, तो प्रकाश मंडल कहा जाता है, जहाँ से प्रकाश
मिलता है फ्रेंड्स। दीप्तिमान का मतलब होता है, दीप्ति का मतलब होता है प्रकाश, तो उसको क्या कहा जाता है, प्रकाश मंडल यानी फोटोस्फीयर कहा जाता है। सूर्य के केंद्र का तापमान कितना होता है, तो सूर्य के केंद्र का तापमान 15 मिलियन डिग्री केल्विन होता है, या 15 मिलियन डिग्री केल्विन होता है। इसको आप अच्छी तरह से समझ पा रहे होंगे। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहा जाता है, तो सूर्य जब ग्रहण लगता है फ्रेंड्स, तो उस समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसी को कोरोना कहा जाता है या किरीट कहा जाता है। ठीक है, सूर्य किरीट या उसे कोरोना के नाम से जाना जाता है। ठीक है, जब सूर्य ग्रहण लगता है फ्रेंड्स, देखिए जब पूर्ण सूर्य ग्रहण लगता है तो उस समय रिंग ऑफ फायर की भी घटना आपको नजर आती है। अगला क्वेश्चन, सूर्य किरीट कौन सी किरणें उत्सर्जित करता है, तो एक्स रे किरणें उत्सर्जित करता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य का मुकुट किसे कहा जाता है, तो सूर्य का मुकुट जो फ्रेंड्स है वो किरीट को कहा जाता है, सूर्य का मुकुट यानी कोरोना को। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 8 मिनट 16.6 सेकंड लगता है, या कहीं कहीं आपको 8 मिनट 20 सेकंड में मिल जाएगा, तो वो भी सही कर दीजिएगा। ठीक है, सूर्य का व्यास कितना है फ्रेंड्स, तो 13,92,000 किलोमीटर सूर्य का व्यास है। सूर्य का पृथ्वी के व्यास से कितना गुना अधिक है फ्रेंड्स, तो सूर्य जो है वो पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास से 109 गुना अधिक है। सूर्य हमारी पृथ्वी से कितना गुना बड़ा है फ्रेंड्स, तो लगभग 13 लाख गुना बड़ा है हमारी पृथ्वी से सूर्य। सूर्य की अनुमानित आयु कितनी है, तो लगभग 5 अरब वर्ष अनुमानित आयु है सूर्य की। ठीक है फ्रेंड्स, यानी इसका मतलब है फ्रेंड्स, जब तक सूर्य में हाइड्रोजन है तब तक उसकी आयु रहेगी। उसके बाद यह फ्रेंड्स लाल दानों में बदल जाएगा, यानी हाइड्रोजन जो है वो हीलियम में टूट जाएगा, तो धीरे धीरे ऊपर पपड़ी पड़ जाएगा और नीचे इसके जो होगा फ्रेंड्स ये उष्मा रहेगा, तो इसी को क्या कहा जाएगा, लाल दानों कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुँचने में कितना समय लगता है, तो अभी मैंने बताया। अच्छा, इसको मैं कर चुका हूँ। जब सूर्य का जीवन काल पूरा हो जाएगा तो वह तब क्या बन जाएगा, तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, तब लाल दानव बन जाएगा। ठीक है, इसी को कहा जाता है कि तारों का जन्म भी होता है और तारों की मृत्यु भी होती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, सूर्य के पश्चात पृथ्वी के निकटतम कौन सा तारा है, तो सूर्य के पश्चात अगर पृथ्वी के निकटतम की तारे की बात करें वो है प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, यानी पृथ्वी के सबसे निकट तारा अगर आपसे पूछे तो आप सूर्य कहेंगे, लेकिन पृथ्वी के निकटतम दूसरा सबसे निकटतम तारा पूछेंगे तब सेंचुरी है प्रैक्सिमा सेंचुरी। ठीक है, प्रैक्सिमा सेंचुरी के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है, तो लगभग 4.3 वर्ष लगता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को ब्रह्मांड केंद्र किस सिद्धांत में माना गया है, तो पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया फ्रेंड्स भूकेंद्रीय सिद्धांत के आधार पे, यानी क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, भूकेंद्रीय सिद्धांत के आधार पर पृथ्वी को ब्रह्मांड का केंद्र माना गया है। अगला क्वेश्चन है, भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था, तो क्लाडियस। ठीक है, क्लाडियस टालमी ने फ्रेंड्स 140 ईस्वी में क्लाडियस टालमी ने भूकेंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। अगला प्रश्न है, सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है तथा सभी ग्रह इसकी परिक्रमा करते हैं, इस सिद्धांत को क्या नाम दिया गया है, तो इसको दिया गया है फ्रेंड्स सूर्य केंद्रीय सिद्धांत। ठीक है, क्या दिया गया है, सूर्य केंद्रीय सिद्धांत दिया गया है कि सूर्य ब्रह्मांड का केंद्र है और सभी ग्रह सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सूर्य केंद्रीय सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था फ्रेंड्स, तो निकोलस कापरनिकस ने। ठीक है ना, इसे आपके सीधा सीधा एग्जाम में पूछा जाता है कि सर्वप्रथम किसने कहा था कि सूर्य का चकमा ग्रह लगाते हैं। ठीक है, परिक्रमा सूर्य जो है पृथ्वी जो है सूर्य का परिक्रमा लगाती है, तो किसने कहा था, तो निकोलस कापरनिकस ने। अगला क्वेश्चन है, ग्रहों द्वारा सूर्य की परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम किसने की थी, या ग्रहों की गति के नियम का प्रतिपादन किसने किया था, तो किया था फिर निकोलस कापरनिकस ने ही ग्रहों के, ठीक है, सूर्य की परिक्रमा करने की बात सर्वप्रथम की थी। अभी मैंने इसको पीछे ही बताया है। सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का मार्ग दीर्घवृत्ताकार है, यह किसने सिद्ध किया था, तो केपलर ने सिद्ध किया था। ठीक है फ्रेंड्स, कि सूर्य के चारों ओर प्रत्येक नक्षत्र का जो मार्ग है वह जो है दीर्घवृत्ताकार है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या कितनी है, तो फ्रेंड्स वर्तमान में हमारे सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है। ठीक है ना, कौन कौन सी है, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। कैसे याद करेंगे, इसमें तो एक संडे को छोड़ दें फ्रेंड्स, याद रखिएगा, एक संडे और मंडे को छोड़ दिया जाए, यानी सोमवार और रविवार को छोड़ दिया जाए, तो 5 दिन जो बचते हैं वो ग्रहों के नाम पर हो जाएंगे। 5 दिन ऐसे आपको याद ही हैं। उसके अलावा जो है फ्रेंड्स अरुण और वरुण 2 हो गए, 5 2 कितने हो गए, 7 हो गए। ठीक है, और एक आपकी पृथ्वी आपको याद आई है। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं ग्रहों की संख्या कितनी होती है, 8। अगला क्वेश्चन है,
किन ग्रहों को बौने ग्रहों की सूची में रखा गया? तो प्लूटो, सेरस, एरिस, मैकमेक और हुमा, इन ग्रहों को फ्रेंड्स बौने ग्रह की श्रेणी में रखा गया है। अगला क्वेश्चन है, प्लूटो को कब सौरमंडल के ग्रहों की सूची से हटाकर बौने ग्रहों की सूची में डाला गया? 24 अगस्त 2006 को फ्रेंड्स प्लूटो को सौर मंडल के ग्रहों की सूची से हटा करके बौने ग्रहों की सूची में डाल दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, ऐसा इसलिए किया गया क्योंकि ये जो चक्कर लगाते कभी किसी भी ग्रहों की कक्षा में घुस जाता था। तो हालांकि सभी ग्रह का एक अपना कक्षा होती है फ्रेंड्स, और अपनी कक्षा में ही चक्कर लगाते हैं, इसलिए इसको वहाँ से हटा दिया गया। अब ग्रहों की संख्या कितनी हो गई? तो 8 हो गई। सूर्य से दूरी के हिसाब से ग्रहों का सही क्रम क्या है फ्रेंड्स? तो देखिए, दूरी के हिसाब से बात करें तो सूर्य के सबसे नज़दीक कौन है? पृथ्वी। और सूर्य के सबसे दूर कौन है? वरुण ग्रह है। इसको आप याद रखिएगा। बुध के बाद शुक्र होता है, शुक्र के बाद पृथ्वी, फिर मंगल, बृहस्पति, शनि और अरुण और वरुण। ठीक है, ये दूरी के क्रम में है, इसको आप अच्छी तरह से याद कर सकते हैं। मंगल और बृहस्पति के बीच ही फ्रेंड्स क्या पाई जाती है? ये क्षुद्र ग्रहों की पेटिका पाई जाती है मंगल और बृहस्पति ग्रह को। इनको फ्रेंड्स ठोसी ग्रह कहा जाता है और इनको गैसी ग्रह कहा जाता है। इनको आंतरिक ग्रह कहा जाता है, इनको बाह्य ग्रह कहा जाता है। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, किन ग्रहों को पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि शुरू के जो 4 ग्रह हैं यानी पृथ्वी, बुध, शुक्र और मंगल, इनको आंतरिक ग्रह या पार्थिव ग्रह भी कहा जाता है। ठीक है, ऐसा क्यों कहा जाता है? क्योंकि पृथ्वी के समान ग्रह लगभग होते हैं, इसलिए इनको पार्थिव ग्रह कहा जाता है। किन ग्रहों को बृहस्पति ग्रह या वाह्य ग्रह कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स, जो वाह्य ग्रह का मतलब जो बाहर के 4 ग्रह हैं यानी क्षुद्र ग्रह की पेटिका के बाहर, जैसे बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण, इनको क्या कहा जाता है फ्रेंड्स? इनको कहा जाता है वाह्य ग्रह या बृहस्पति ग्रह या गैसी ग्रह भी कहा जाता है। आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? तो आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति यानी जुपिटर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह और हल्का ग्रह कौन सा है? तो सबसे छोटा ग्रह है फ्रेंड्स बुध। आकार के अनुसार सबसे छोटा ग्रह बुध है और आकार के अनुसार सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है। अगला क्वेश्चन है, सूर्य के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो सूर्य के सबसे निकट ग्रह मरकरी है यानी बुध ग्रह सूर्य के सबसे निकट है। और सबसे दूर कौन सा है? तो फ्रेंड्स अभी मैंने पीछे बताया, वरुण जो है सबसे, वरुण होता है जो फ्रेंड्स वो सबसे दूर है। देखिए, वरुण जो है वो सबसे दूर स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, सूर्य की परिक्रमा सबसे कम समय में कौन सा ग्रह पूरा करता है? तो फ्रेंड्स चूंकि बुध सबसे नज़दीक है, इसलिए 88 दिन में ही सूर्य का परिक्रमा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल के किस ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों से अधिक होता है? तो फ्रेंड्स बुध ग्रह का तापांतर सभी ग्रहों से अधिक होता है। याद रखिएगा, यहाँ तापांतर से सीधा सीधा प्रश्न बनता है और सभी लोग शुक्र लगा के चले आते हैं। दिन में जो बुध ग्रह का तापमान होता है वो होता है 427 डिग्री सेल्सियस, और रात में जो तापमान होता है वो -173 डिग्री सेल्सियस होता है। तो +427 और -173 के बीच अगर आप देखेंगे फ्रेंड्स तो कितने ताप का अंतर हो जाता है? 600 डिग्री सेल्सियस ताप का अंतर हो जाता है। इसलिए फ्रेंड्स बुध ग्रह को क्या कहा जाता है? तो सबसे तापांतर वाला ग्रह कहा जाता है। वहीं सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह या गर्म ग्रह किसे कहा जाता है? तो शुक्र को कहा जाता है सौरमंडल का सबसे चमकीला ग्रह। भोर का तारा, शाम का तारा किसे कहा जाता है? तो ये कहा जाता है शुक्र ग्रह को भोर का तारा और शाम का तारा या चमकीला ग्रह या गर्म ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के सबसे निकट ग्रह कौन सा है? तो पृथ्वी के सबसे निकट है फ्रेंड्स शुक्र, यानी वीनस जो है पृथ्वी के सबसे निकट है। पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे ग्रह को कहा जाता है? तो शुक्र ग्रह को ही पृथ्वी का जुड़वा बहन कहा जाता है, क्योंकि आकार, घनत्व और व्यास जो है ये पृथ्वी के समान है, इसलिए पृथ्वी की जुड़वा बहन भी कहा जाता है शुक्र ग्रह को। सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कौन सा फ्रेंड्स? तो सौरमंडल का भी मैंने बताया सबसे गर्म ग्रह शुक्र ग्रह है, और इसका रीजन यह है फ्रेंड्स कि इसके वातावरण में लगभग 97% कार्बन डाइऑक्साइड पाया जाता है। और जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होता है फ्रेंड्स, ये जो होता है ये ताप के लिए उत्तरदायी होता है। ठीक है ना। प्रदूषण के लिए उत्तरदायी गैस कौन सा होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स कार्बन मोनोऑक्साइड, जबकि तापमान के लिए उत्तरदायी गैस होता है कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है। शुक्र ग्रह कितने उपग्रह होते हैं फ्रेंड्स? तो शुक्र ग्रह के एक भी उपग्रह नहीं है। ठीक है, याद रखिएगा, बुध और शुक्र ऐसे दो ग्रह हैं जिनके कोई भी उपग्रह नहीं है। अगला क्वेश्चन है, शुक्र ग्रह किस दिशा में घूमता है? तो फ्रेंड्स पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है सूर्य ग्रह। इसकी वजह से शुक्र ग्रह पर फ्रेंड्स पश्चिम में सूर्योदय होता है। याद रखिएगा, सूर्योदय कहाँ होता है? पश्चिम में होता है। ठीक है। और एक और ग्रह है फ्रेंड्स, यानी शुरू से दूसरा ग्रह और अंत से दूसरा ग्रह, यानी जो अरुण ग्रह है उसमें भी फ्रेंड्स पूर्व से पश्चिम चक्कर लगाता है और वहाँ भी सूर्योदय कब होता है? पश्चिम दिशा में होता है। ठीक है।
अगला प्रश्न है, शुक्र ग्रह सूर्य की एक परिक्रमा कितने दिनों में पूरा करता है? तो 255 दिनों में पूरा कर लेता है शुक्र ग्रह सूर्य की परिक्रमा। पृथ्वी का सौरमंडल में आकार के आधार पर कौन सा स्थान है? तो फ्रेंड्स 5वां स्थान है, याद रखिएगा। पृथ्वी का सौरमंडल में आकार के दृष्टिकोण से 5वां स्थान है, ठीक है। अगला फ्रेंड्स, पृथ्वी अपने अक्ष पर कितनी झुकी हुई है? देखिए पृथ्वी अपने अक्ष पे अगर बात करें तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है, ठीक है। जबकि पृथ्वी अपने अक्ष पर और घूमती है, तो कैसे घूमती है फ्रेंड्स? ये पश्चिम से पूर्व की ओर पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है, ठीक है। और कितनी झुकी हुई है? तो 23.5 डिग्री झुकी हुई है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किस कारण होता है? तो याद रखिएगा, ऋतु परिवर्तन होने के कारण फ्रेंड्स पृथ्वी का परिक्रमण गति, ठीक है। परिक्रमण गति के कारण जो होता है फ्रेंड्स, वो पृथ्वी पर जो है ऋतु परिवर्तन होता है। यानी परिक्रमण का मतलब होता है फ्रेंड्स, आप गए होंगे कभी मंदिरों में, तो आप जो मान लीजिए मंदिर है, मंदिर के चारों तरफ आप घूमते होंगे, तो इसी को परिक्रमा कहा जाता है। तो इसी गति के कारण, यानी जब पृथ्वी सूर्य के चारों तरफ घूमता है, तो इसी गति को परिक्रमण गति कहा जाता है। और इसी गति के कारण जो होता है फ्रेंड्स, दिन और रात की अवधि घटित होती है, ऋतु परिवर्तन की अवधि घटित होती है। जबकि परिभ्रमण, याद रखिएगा, एक होता है परिक्रमण, एक होता है परिभ्रमण। परिभ्रमण गति के कारण क्या होता है फ्रेंड्स कि पृथ्वी पर दिन और रात की घटना घटती है परिभ्रमण के कारण, जबकि परिक्रमण के कारण जो होता है फ्रेंड्स ऋतु परिवर्तन होता है, ठीक है। पृथ्वी की समुद्र तल से सर्वाधिक ऊंचाई कितनी है फ्रेंड्स? तो समुद्र तल से अगर सर्वाधिक ऊंचाई की बात करें तो 8,848 मीटर है, यानी जो माउंट एवरेस्ट है जिनकी ऊंचाई है फ्रेंड्स, वही समुद्र तल से इसकी भी ऊंचाई हो जाएगी। पृथ्वी से समुद्र तल की सर्वाधिक गहराई कितनी है? तो 11,033 मीटर है। जो मेरियाना ट्रेंच है फ्रेंड्स, 11,033 मीटर के नीचे है। यह इसलिए पृथ्वी से समुद्र तल की सर्वाधिक गहराई जो है वो 11,033 मीटर है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का एकमात्र ग्रह जिस पर जीवन संभव है वह है पृथ्वी, ठीक है फ्रेंड्स। पृथ्वी सूर्य के क्रम में कौन से स्थान पर आती है? अगर क्रम की बात करें तो क्रम में 3रे स्थान पर आती है, लेकिन आकार की दृष्टि से बात करें तो आकार की दृष्टि से फ्रेंड्स जो है वो 5वां ग्रह है। पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में कितना समय लेती है? तो वो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकंड लेती है पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमने में, ठीक है। अक्ष मतलब कि परिभ्रमण गति करने में वो 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड लेती है। पृथ्वी को सूर्य की एक परिक्रमा करने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड का समय लगता है, ठीक है, पृथ्वी को सूर्य का परिक्रमा करने में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का परिक्रमण वेग कितना होता है? तो पृथ्वी जो है फ्रेंड्स वह किस गति से परिक्रमा करती है? तो 29.9 किलोमीटर प्रति सेकेंड की गति से जो है यह सूर्य का चक्कर लगाती है, उसी को परिक्रमण वेग कहा जाता है। अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग कैसा दिखाई देता है फ्रेंड्स? तो अंतरिक्ष से देखने पर पृथ्वी का रंग नीला दिखाई देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पानी की अधिकता है फ्रेंड्स, और पानी जो होता है नीला होता है, जबकि बैगनी कलर जो होता है वर्णित होता है, और ज़्यादा उसका बैगनी कलर का जो है फ्रेंड्स, ठीक है, प्रकीर्णन होता है, जिसकी वजह से पृथ्वी जो है वह नीला रंग की दिखाई देती है, इसीलिए पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, ठीक है। जबकि अंतरिक्ष से अगर पूछा जाए फ्रेंड्स कि अंतरिक्ष कैसा नज़र आता है, तो काला नज़र आता है, याद रखिएगा। पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है? तो देखिए अपने अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाएगी? तो 66 यानी 66.5 डिग्री का कोण बनाएगी। लेकिन अपने अक्ष पर झुकी हुई पूछेगा तो कितना? 23.5 अंश झुकी है। और अक्ष पर कितने डिग्री का कोण बनाती है फ्रेंड्स? तो वो बनाती है 66.1/2 डिग्री। पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन है फ्रेंड्स? तो चंद्रमा है पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह, जिसे जीवाश्म ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चंद्रमा का प्रकाश पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगता है? तो मात्र 1.3 सेकंड लगता है फ्रेंड्स। 1 मिनट 3 सेकंड लगता है पृथ्वी पर चंद्रमा के प्रकाश को पहुंचने में। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी कितनी है? तो फ्रेंड्स 3,84,365 किलोमीटर लगभग पृथ्वी से चंद्रमा की औसत दूरी है। याद रखिएगा ये औसत दूरी है, ठीक है। पृथ्वी और चंद्रमा के बीच किस बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है? तो पृथ्वी और चंद्रमा के बीच फ्रेंड्स गुरुत्वाकर्षण बल के कारण समुद्र में ज्वार भाटा आता है, ठीक है। ज्वार किसे कहते हैं फ्रेंड्स? तो जब चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण जब फ्रेंड्स पानी ऊपर उठता है तो इस घटना को ज्वार कहा जाता है, और जब पानी नीचे जाता है तो इसी को भाटा कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर जलीय भाग कितना है? तो पृथ्वी पर जो जलीय भाग है वो 71% है, और
स्थलीय जो भाग है वो 29% है। याद रखिएगा, स्थलीय भाग कितना है 29% और जलीय भाग कितना है 71% है। पृथ्वी का औसत घनत्व तो कितना है फ्रेंड्स, तो 5.52 ग्राम घन सेंटीमीटर जो है प्रति घन सेंटीमीटर, ये पृथ्वी का औसत घनत्व होता है। पृथ्वी पर दिन रात की घटना किस कारण घटती है, तो पृथ्वी की घूर्णन गति के कारण। पृथ्वी के घूर्णन गति के कारण फ्रेंड्स पृथ्वी पर दिन रात की घटना घटित होती है, या इसी को कहा जाता है परिभ्रमण गति के कारण। याद रखिएगा, परिभ्रमण गति के कारण। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की आयु किस विधि द्वारा निर्धारित की गई है, तो यूरेनियम डेटिंग विधि के द्वारा पृथ्वी की आयु निर्धारित की गई है। पृथ्वी की आंतरिक संरचना के अध्ययन को क्या कहते हैं, तो भूगर्भ शास्त्र कहा जाता है फ्रेंड्स। पृथ्वी के आंतरिक संरचना को भूगर्भ शास्त्र के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी का पलायन वेग फ्रेंड्स कितना होता है, तो पृथ्वी का पलायन वेग कई बार एग्जाम में पूछा गया साफ साफ, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। यानी पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल से यदि आपको बाहर निकलना है फ्रेंड्स, तो कम से कम 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड के हिसाब से आपको पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से बाहर निकल पाएंगे। विश्व पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है फ्रेंड्स, तो प्रतिवर्ष 12 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भूपर्पटी जिसे क्रस्ट कहा जाता है, जो कि पृथ्वी की सबसे बाहरी परत है, इसको अन्य किस नाम से जाना जाता है, तो इसको सियाल के नाम से भी जाना जाता है फ्रेंड्स। यानी सियाल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और एल्युमिनियम की अधिकता पाई जाती है, इसकी वजह से इसका सियाल नाम रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, मान के चलिए फ्रेंड्स ये पृथ्वी है। पृथ्वी का ये जो है फ्रेंड्स जो ऊपरी परत होता है इसी को भूपर्पटी क्रस्ट कहा जाता है, और जो मध्य वाला होता है इसी को मेंटल कहा जाता है, यानी प्रवार कहा जाता है, और तीसरा जो होता है फ्रेंड्स क्रोड कहा जाता है। तो इसको फ्रेंड्स क्या कहा जाता है, सियाल, और इसको कहा जाता है सीमा, और इसको कहा जाता है नीफे। तो सियाल क्यों कहा जाता है, क्योंकि सिलिकॉन और एल्युमिनियम की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है। सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा मेंटल में अधिक पाई जाती है। और नीफे इसलिए कहा जाता है क्योंकि आंतरिक जो है फ्रेंड्स क्रोड परत है, इसको नीफे इसलिए कहा जाता है क्योंकि निकिल और फेरस की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है। अगला प्रश्न है, भूपर्पटी पर प्रचुर मात्रा में कौन सा तत्व पाया जाता है। देखिए भूपर्पटी की बात कर रहा है तो उसमें ऑक्सीजन प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। याद रखिएगा, पृथ्वी के धरातल से भूगर्भ की ओर जाने पर गहराई के साथ तापमान की वृद्धि दर क्या है, तो प्रति 32 मीटर गहराई में जाने पर पृथ्वी में 1 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान बढ़ता जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर किस पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है। पृथ्वी पर किस पिंड का भार अधिकतम कहाँ होता है, तो पृथ्वी पर किसी पिंड का भार अधिकतम जो होता है फ्रेंड्स वो ध्रुवों पर होता है। क्यों, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होने के कारण जो ध्रुव होते हैं फ्रेंड्स, ध्रुवों पर पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण बल ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से किसी भी पिंड का भार वहाँ अधिकतम होता है। ठीक है, पृथ्वी पर किसी पिंड का भार न्यूनतम कहाँ होता है, तो भूमध्य रेखा पे होता है, क्योंकि यहाँ पे गुरुत्वाकर्षण बल कम होने के कारण भूमध्य रेखा पर न्यूनतम भार होता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर पश्चिम से पूर्व की ओर खींची गई सभी काल्पनिक रेखाओं को क्या कहा जाता है। तो देखिए पश्चिम से पूर्व यानी इसको कहा जाता है फ्रेंड्स अक्षांश रेखाएं। याद रखिएगा, अक्षांश यानी लैटिट्यूड लाइन कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, ग्लोब पर खींची गई काल्पनिक अक्षांश रेखाओं की कुल संख्या कितनी होती है। तो देखिए काल्पनिक अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है फ्रेंड्स 179। याद रखिएगा, अक्षांश रेखाओं की संख्या पूछेगा तो 179, लेकिन अगर अक्षांशों की संख्या पूछ ले आपसे, ठीक है ना, अक्षांशों की संख्या पूछे तब 181 होंगे। ठीक है ना, अक्षांश रेखाओं की संख्या 179 होंगी और अक्षांशों की संख्या 181 होगी। ये एग्जैक्ट डेटा है। ठीक है, अगला है, पृथ्वी पर खींची गई 0 डिग्री अक्षांश रेखा जो कि पृथ्वी को 2 समान भागों में विभाजित करती है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो फ्रेंड्स उसको भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के बीचों बीच 0 डिग्री जो रेखा गुजरती है फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है, इसी को भूमध्य रेखा, विषुवत रेखा या इक्वेटर के नाम से जाना जाता है। ठीक है, पृथ्वी पर 2 अक्षांशों के बीच दूरी कितनी होती है फ्रेंड्स, जैसे पृथ्वी पे 2 अक्षांश है, इन्हीं को अक्षांश लाइन कहा जाता है। तो इन 2 अक्षांशों के बीच दूरी जो होती है फ्रेंड्स वो कितनी होती है, 111 किलोमीटर होती है इनके बीच की दूरी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, उत्तरी ध्रुव को पश्चिमी ध्रुव से मिलाने वाली काल्पनिक रेखाएं क्या कहलाती हैं। तो फ्रेंड्स इस पे 2 ध्रुव होते हैं, ये होता है आपका नॉर्थ पोल, एक होता है साउथ पोल। तो इसी को इससे मिलाने वाली जो रेखा होती है फ्रेंड्स, इसको क्या कहा जाता है, देशांतर रेखा कहा जाता है। कौन सी रेखा कहा जाता है फ्रेंड्स, तो देशांतर रेखा कहा जाता है। याद रखिएगा, यानी लॉन्गिट्यूड लाइन। अगला क्वेश्चन है, देशांतर रेखाओं की कुल संख्या कितनी है फ्रेंड्स। तो देशांतर रेखाओं की कुल संख्या होती है 360, अक्षांश रेखाओं की संख्या होती है कितनी, तो 179 और अक्षांशों की संख्या होती है 181। ठीक है,
पृथ्वी को 360 देशांतर घूमने में कितना समय लगता है? तो फ्रेंड्स 24 घंटा लगता है पृथ्वी को 360 देशांतर घूमने में, ठीक है। वहीं बात करें 15 अंश घूमने में कितना लगता है फ्रेंड्स? तो 1 घंटा, याद रखिएगा। और 1 अंश घूमने में कितना लगता है? तो 4 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी 1 घंटे में कितनी डिग्री देशांतर की दूरी तय करती है? तो अभी मैंने बताया 1 घंटे में 15 डिग्री देशांतर तय करती है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी को 1 अंश देशांतर की दूरी तय करने में कितना समय लगता है? तो अभी मैंने बताया 4 मिनट का समय लगता है, ठीक है। पृथ्वी कहाँ पर दिन और रात एक समान होते हैं? तो फ्रेंड्स भूमध्य रेखा पे दिन और रात की अवधि बराबर होती है, ठीक है। पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी किस दिन होती है? तो देखिए फ्रेंड्स, पृथ्वी और सूर्य के मध्य सबसे अधिक दूरी, पहले इस घटना को अपसौर की घटना कहा जाता है। अप का मतलब होता है दूर, सौर का मतलब सूर्य। जो सूर्य फ्रेंड्स वो पृथ्वी से अगर दूर होगा तो उसी को घटना को क्या कहा जाएगा? अपसौर कहा जाएगा। और यह घटना कब घटती है? तो 4 जुलाई को घटती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, किस दिन सूर्य और पृथ्वी की सबसे नज़दीक होता है? तो फ्रेंड्स उपसौर, जब पृथ्वी सूर्य के नज़दीक होता है तो इस घटना को उपसौर कहा जाता है। और ये होती है फ्रेंड्स 3 जनवरी को। यह घटना कब घटित होती है? 3 जनवरी को। अगला प्रश्न है, सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी के आने पर क्या होता है? तो फ्रेंड्स सूर्य और चंद्रमा के बीच में अगर पृथ्वी आ जाती है तो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पर नहीं जा पाता, जिसकी वजह से चंद्रमा के प्रकाश में अवरोध उत्पन्न होता है और इसी को क्या कहा जाता है? चंद्र ग्रहण कहा जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, चंद्र ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है? तो फ्रेंड्स पूर्णमासी के दिन हमेशा चंद्र ग्रहण लगता है, यानी पूर्णिमा के दिन ही चंद्र ग्रहण लगता है, ठीक है। सूर्य और पृथ्वी के बीच चंद्रमा के आने पर कौन सा ग्रहण लगता है? तो फ्रेंड्स सूर्य और पृथ्वी के बीच अगर चंद्रमा आ जाएगा तो सूर्य के प्रकाश को अवरोध उत्पन्न होगा, ठीक है। तो जिसके प्रकाश में अवरोध उत्पन्न होगा वही ग्रहण होगा। तो सूर्य के प्रकाश में अवरोध उत्पन्न होगा, इसकी वजह से इसको क्या कहा जाएगा? सूर्य ग्रहण कहा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूर्य ग्रहण हमेशा किस दिन लगता है? तो अमावस्या के दिन सूर्य ग्रहण लगता है, इसको भी याद रखिएगा। पृथ्वी सूर्य की परिक्रमा करती है, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था फ्रेंड्स कापरनिकस ने। मैंने पहले ही आपको बता दिया था, सर्वप्रथम कापरनिकस ने ही बताया था कि पृथ्वी जो है वो सूर्य की परिक्रमा करती है। पृथ्वी के वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है? तो नाइट्रोजन पाई जाती है 78%, ऑक्सीजन पाई जाती है लगभग 21%, ठीक है। पृथ्वी की भूमध्य रेखा की परिधि क्या है फ्रेंड्स? तो ये है 40,075 किलोमीटर जो है पृथ्वी की भूमध्य रेखा की परिधि है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी को कितनी परतों में विभाजित किया गया है? तो मैंने बताया फ्रेंड्स पृथ्वी को 3 परतों में विभाजित किया गया है। ऊपर वाली परत जो है इसको क्रस्ट कहा जाता है, इसको मेंटल कहा जाता है, इसको कोर कहा जाता है, ठीक है। 3 परत कौन कौन सी है? क्रस्ट यानी भूपरपटी, मेंटल यानी प्रवार, कोर यानी क्रोड। पृथ्वी की किस किस परत को लिथोस्फीयर या स्थलमंडल भी कहा जाता है? तो जो ऊपरी परत है फ्रेंड्स इसी को स्थलमंडल या लिथोस्फीयर या भूपरपटी के नाम से भी जाना जाता है। पृथ्वी की बाहरी परत जिसे भूपरपटी कहा जाता है अंदर की तरफ कितनी दूरी तक होती है? तो फ्रेंड्स देखिए यहाँ से यहाँ तक लगभग होती है 34 किलोमीटर, ठीक है ना। इसकी दूरी कितनी होती है? 34 किलोमीटर इसकी मोटाई होती है भूपरपटी की। पृथ्वी की किस परत को पायरोस्फीयर भी कहा जाता है? तो पृथ्वी की जो ये वाली परत है फ्रेंड्स मेंटल, ये वाली जो परत है फ्रेंड्स मेंटल को इसको कहा जाता है पायरोस्फीयर, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, मेंटल जो कि पृथ्वी की दूसरी आंतरिक परत है इसकी मोटाई कितनी है फ्रेंड्स? तो इसकी मोटाई है 34 से 2900 किलोमीटर इसकी मोटाई है, इसको आप याद रखिएगा। मेंटल पृथ्वी के कुल आयतन का कितना प्रतिशत भाग घेरे हुआ है फ्रेंड्स? तो जो मेंटल है यानी प्रवार है वो कुल आयतन का पृथ्वी के आयतन का 83% भाग मेंटल घेरा हुआ है। पृथ्वी का मेंटल भाग जिसे सीमा भी कहते हैं यह किसका बना होता है फ्रेंड्स? तो चूंकि मैंने बताया फ्रेंड्स सियाल, सीमा और नीफे, ठीक है। तो सीमा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम की मात्रा पाई जाती है, इसलिए इसे सीमा के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी की किस ग्रह को बैरोस्फीयर भी कहा जाता है? तो फ्रेंड्स पृथ्वी की जो आंतरिक परत है यानी कोर उसको बैरोस्फीयर भी कहा जाता है या इसको नीफे के नाम से भी जाना जाता है, यानी इसमें निकिल और फेरस की मात्रा अधिक होती है इसलिए नीफे भी कहा जाता है। अगला प्रश्न फ्रेंड्स, ठीक है, पृथ्वी की आंतरिक परत को नीफे भी कहते हैं क्योंकि निकेल और फेरस की मात्रा इसमें अधिक पाई जाती है, यानी निकेल और फेरस की मात्रा अधिक होती है, इसकी वजह से इसको नीफे भी कहा जाता है।
सौरमंडल के किस ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है? तो फ्रेंड्स देखिए, सौरमंडल का जो मंगल ग्रह है इस पर आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, ठीक है ना। आयरन ऑक्साइड की मात्रा ज़्यादा पाई जाती है, जिसकी वजह से इसका रंग कैसा होता है फ्रेंड्स? तो लाल होता है, और इसी को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। अगला क्वेश्चन फ्रेंड्स, मंगल ग्रह पर किस गैस की अधिकता के कारण इसे लाल ग्रह कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि आयरन ऑक्साइड की अधिकता के कारण लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है, सूर्य की दूरी के क्रम में मंगल कौन सा स्थान है? तो मंगल का चौथा स्थान है फ्रेंड्स दूरी के क्रम में। देखिए, दूरी के क्रम में पूछ रहा है तो सबसे पहले कौन हो जाएगा? सबसे पहले बुध होता है, फिर उसके बाद शुक्र होगा फ्रेंड्स, ठीक है। शुक्र के बाद क्या आता है? पृथ्वी आता है, और पृथ्वी के बाद आता है मंगल। याद रखिएगा, पृथ्वी के क्या आता है? मंगल। तो दूरी के क्रम में चौथा स्थान है, चौथा स्थान है मंगल का। मंगल ग्रह के कितने उपग्रह हैं फ्रेंड्स? तो मंगल ग्रह के मात्र 2 ही उपग्रह हैं, एक है फोबोस, एक है डीमोस। और डीमोस जो है फ्रेंड्स वो सौरमंडल का सबसे छोटा उपग्रह है, इसको भी आप याद रखिएगा। निक्स ओलंपिया नामक पर्वत कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो ये मंगल ग्रह पर, जो कि सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत है, निक्स ओलंपिया कहाँ पाया जाता है? वो मंगल ग्रह पर पाया जाता है। जो निक्स ओलंपिया है फ्रेंड्स ये एवरेस्ट से लगभग 3 गुना ऊँचा है। अगला क्वेश्चन है, मंगल ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने दिन में पूरा कर लेता है फ्रेंड्स? तो 687 दिनों में मंगल ग्रह जो है वो सूर्य की परिक्रमा कर लेता है। अगला क्वेश्चन है, सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, और सबसे छोटा ग्रह कौन है फ्रेंड्स? तो बुध है, इसको आप याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बृहस्पति का सूर्य से दूरी के क्रम में कौन सा स्थान है? तो सूर्य से दूरी के क्रम में फ्रेंड्स 5वां स्थान है, ठीक है ना। मंगल के बाद क्षुद्र प्रेटिका आती है फ्रेंड्स, जिसमें क्षुद्र ग्रह होते हैं, उसके बाद ही कौन है? तो उसके बाद आता है बृहस्पति ग्रह, ठीक है। अगला प्रश्न है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे कम समय में एक पूरा चक्कर लगा लेता है? तो बृहस्पति है जो फ्रेंड्स अपने अक्ष पर, अक्ष का मतलब होता है फ्रेंड्स घूर्णन गति, या इसी को परिभ्रमण गति कहा जाता है, ठीक है। तो जो सबसे कम समय में परिभ्रमण यानी एक चक्कर पूरा कर लेता है 10 घंटे में मात्र, ठीक है। कौन? तो वो है फ्रेंड्स बृहस्पति। अगला प्रश्न है, बृहस्पति को सूर्य की परिक्रमा करने में कितने वर्ष का समय लगता है? तो जब बृहस्पति सूर्य की परिक्रमा करता है तब तो 12 वर्ष लगता है, लेकिन जब अपने अक्ष पर घूमता है तो मात्र 10 घंटे में अपने अक्ष पर घूम जाता है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है? तो फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह की घूर्णन गति सबसे अधिक है, क्योंकि ये 10 ही घंटा में ही अपना एक चक्कर पूरा कर लेता है। सौरमंडल के सभी उपग्रह में सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो फ्रेंड्स ये है गैनीमेड। सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह है गैनीमेड, जो कि बृहस्पति ग्रह का उपग्रह है, और सबसे छोटा उपग्रह है डीमोस, ठीक है, जो कि मंगल का है। अगला प्रश्न है, किस ग्रह को मास्टर ऑफ गार्ड्स के नाम से भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स बृहस्पति ग्रह को मास्टर ऑफ गार्ड के नाम से भी जाना जाता है, गार्ड्स के नाम से, ठीक है। अगला है, सौरमंडल का आकार में दुनिया का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो आकार, सौरमंडल में आकार के ग्रह से अगर देखा जाए फ्रेंड तो शनि सबसे बड़ा ग्रह है। आकार में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह, ठीक है ना। पहला तो कौन है? पहला तो फ्रेंड्स बृहस्पति, याद रखिएगा, पहला सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति है, जबकि आकार के दृष्टि से दूसरा सबसे बड़ा ग्रह शनि है। शनि ग्रह को सबसे पहले किसने देखा था फ्रेंड्स? तो गैलीलियो ने शनि ग्रह को सबसे पहले देखा था। कौन सा ग्रह जल पर तैरता हुआ प्रतीत होता है? शनि ग्रह ही फ्रेंड्स जल पर तैरता हुआ प्रतीत होता है। अगला प्रश्न है, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? तो टाइटन, ठीक है फ्रेंड्स, शनि ग्रह का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन है। टाइटन की खोज किसने की थी फ्रेंड्स? तो क्रिश्चियन हाइजोन ने टाइटन की खोज 1665 ईस्वी में किया था। याद रखिएगा, जो शनि ग्रह है फ्रेंड्स इसमें छल्ले पाए जाते हैं, याद रखिएगा, चारों तरफ क्या पाए जाते हैं? वलयाकार छल्ले पाए जाते हैं, ठीक है। और दूरी के क्रम में, आकार के क्रम में दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है शनि ग्रह, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। हाँ, एक प्रश्न और है, शनि ग्रह पर कितने पूर्णतः विकसित वलय पाए जाते हैं? 7 या 9 वलय पाए जाते हैं। वैसे तो 7 ही आपके एग्जाम में मिलता है, लेकिन कहीं कहीं बुक में 9 दिया है, तो इन दोनों में से कोई एक आंसर आपको देगा, वही टिक कर दीजिएगा। शनि के छल्लों की खोज किसने किया था फ्रेंड्स? तो गैलीलियो ने 1610 ईस्वी में शनि में जो छल्ले पाए जाते हैं 7 या 9, उसी की खोज किया था 1610 ईस्वी में, ठीक है। शनि का उपग्रह फोबे किस दिशा में परिक्रमा करता है? तो ये पूर्व से पश्चिम की दिशा में परिक्रमा करता है फोबे, ठीक है। सौरमंडल का आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन सा फ्रेंड्स? तो अरुण ग्रह है। आकार में तीसरा सबसे बड़ा ग्रह है अरुण, यानी यूरेनस, ठीक है। वहीं शनि ग्रह की बात करें फ्रेंड्स, तो शनि ग्रह में सबसे ज़्यादा उपग्रह अगर पूछ लिया जाए कि सबसे अधिक या सर्वाधिक उपग्रह किस ग्रह का है, तो उस शनि ग्रह का है, इसको भी आप याद रखिएगा।
अगला प्रश्न है अरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो विलियम हर्शेल ने फ्रेंड्स 1781 ईस्वी में अरुण ग्रह की खोज किया था। अगला प्रश्न है अरुण ग्रह अपनी धुरी पर किस दिशा में घूमता है? तो पूर्व से पश्चिम की ओर जो है अरुण ग्रह अपनी धुरी पर घूमता है, सूर्य से पश्चिम की ओर। मैंने बताया फ्रेंड्स शुक्र की तरह दो ऐसे ग्रह हैं, यानी आकार की दृष्टि से जो दूरी की दृष्टि से जो दूसरा ग्रह है, और अंत में जो है फ्रेंड्स अंतिम से दूसरा और शुरू से दूसरा जो ग्रह है फ्रेंड्स, ये दोनों ही कैसे चक्कर लगाते हैं? तो पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं, और यहाँ पे सूर्योदय जो होता है वो पश्चिम में होता है। सौरमंडल के किस ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहते हैं फ्रेंड्स? तो अरुण ग्रह को लेटा हुआ ग्रह कहा जाता है। किस ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम और सूर्यास्त पूर्व में होता है फ्रेंड्स? तो अरुण ग्रह पर सूर्योदय पश्चिम और सूर्यास्त कहाँ होता है? तो वो होता है फ्रेंड्स पूर्व में। मैंने आपसे बताया फ्रेंड्स अरुण और शुक्र ये दोनों पर ही सूर्योदय कहाँ होगा? पश्चिम में होगा, और सूर्यास्त कहाँ होगा? ये होगा फ्रेंड्स पूर्व में। क्यों? क्योंकि ये जो चक्कर लगाते हैं फ्रेंड्स, वे पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाते हैं। बकिया जो अन्य ग्रह हैं फ्रेंड्स, वो पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, जिसकी वजह से उस जो अन्य ग्रहों पर जो सूर्योदय होता है वो पूर्व की ओर होता है। अगला प्रश्न है अरुण ग्रह के चारों ओर कितने वलय पाए जाते हैं? तो इसमें फ्रेंड्स 9 या 11 वलय पाए जाते हैं। इनमें से कोई एक ऑप्शन मिलेगा, उसको आप टिक कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है सौरमंडल के किस ग्रह का रंग हल्का नीला और हरा है फ्रेंड्स? यानी सीधा सीधा हरा पूछ लिया जाता है। तो अरुण ग्रह फ्रेंड्स इसका जो रंग है वो क्या है? हरा है। किसकी वजह से फ्रेंड्स? तो ये मीथेन गैस के कारण इसका रंग हल्का हरा है, ठीक है, या हल्का नीला नीला हल्का लगता है, लेकिन वो है फ्रेंड्स हरा ही, ठीक है। अगला प्रश्न है वर्तमान समय में अरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो कुल 27 उपग्रह हैं। अरुण ग्रह के कुल कितने उपग्रह हैं फ्रेंड? तो 27 उपग्रह हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है सूर्य से सबसे दूर कौन सा ग्रह स्थित है? तो सूर्य से सबसे ग्रह है वरुण ग्रह। मैंने आपसे पहले ही बताया कि सबसे नज़दीक कौन सा ग्रह है? तो सबसे नज़दीक बुध है, और सबसे दूर ग्रह कौन सा है फ्रेंड्स? तो वरुण ग्रह यानी नेपच्यून है। वरुण ग्रह की खोज किसने किया था? तो जोहान गाले ने 1846 ईस्वी में फ्रेंड्स वरुण ग्रह की खोज किया था। वरुण ग्रह सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा कर लेता है फ्रेंड्स? तो 165 वर्षों में वरुण ग्रह जो है सूर्य की परिक्रमा पूरा कर लेता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह कौन सा है? तो वरुण ग्रह ही सौरमंडल का सबसे ठंडा ग्रह है। रीजन ये है फ्रेंड्स क्योंकि सूर्य से काफ़ी दूरी पर है, और इसको सूर्य का चक्कर लगाने में सबसे ज़्यादा समय भी लगता है। सौरमंडल के किस ग्रह को हरे रंग का ग्रह भी कहा जाता है? तो मैंने बताया फ्रेंड्स वरुण ग्रह को हरे रंग का ग्रह कहा जाता है। क्यों? क्योंकि इसमें मीथेन गैस के अधिकता पाई जाती है। वरुण ग्रह के कितने उपग्रह हैं? तो फ्रेंड्स 13 उपग्रह हैं, ठीक है ना। वरुण ग्रह के कुल 13 उपग्रह हैं। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो फ्रेंड्स चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है किस उपग्रह को जीवाश्म ग्रह कहा जाता है? तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स चंद्रमा को ही जीवाश्म उपग्रह कहा जाता है, क्योंकि वायुमंडल की अनुपस्थिति के कारण चंद्रमा पर जो चीज़ जैसी है उसी अवस्था में है, जीवाश्म की तरह है, उसीलिए इसे जीवाश्म ग्रह भी कहा जाता है। चंद्रमा पृथ्वी से न्यूनतम दूरी की घटना को क्या कहा जाता है? तो देखिए चंद्रमा और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है उसको कहा जाता है उपभू, ठीक है, उपभू कहा जाता है। और चंद्रमा से पृथ्वी की अधिकतम दूरी को अपभू कहा जाता है। याद रखिएगा इन दोनों को, न्यूनतम दूरी को उपभू और अधिकतम दूरी को अपभू, ठीक है। अगला प्रश्न है चंद्रमा की पृथ्वी से अधिकतम दूरी को क्या कहा जाता है? तो इसको अपभू कहा जाता है, यानी एपोजी कहा जाता है। अगला प्रश्न है चंद्रमा पर स्थित धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? तो चंद्रमा पे जो धूल का मैदान स्थित है फ्रेंड्स उसको शांति सागर कहा जाता है, यानी शांति का सागर नाम से जाना जाता है। चंद्रमा को पृथ्वी का परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? तो 27 दिन 8 घंटे का समय लगता है चंद्रमा को पृथ्वी का एक चक्कर पूरा करने में। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देखा जा सकता है? देखिए सीधा सीधा प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है, तो ये 57% भाग ही केवल पृथ्वी से चंद्रमा का दिखाई देता है। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर कौन सा पर्वत स्थित है? देखिए चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर फ्रेंड्स लिबनिट्ज पर्वत स्थित है, जो कि 35,000 फीट इसकी ऊंचाई है। याद रखिएगा भारत ने फ्रेंड्स अभी हाल ही में चंद्रयान 3 जो है वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर भेजा है, ठीक है, और सफलतापूर्वक लैंड भी करा दिया है, तो इसलिए इससे आपके एग्जाम में प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। अगला प्रश्न है चंद्रमा का वह स्थान जहां अमेरिका का अंतरिक्ष यान अपोलो 11 उतरा है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी
सी ऑफ ट्रैकेबिलिटी के नाम से जाना जाता है फ्रेंड्स चंद्रमा का वह स्थान जहां पर अपोलो 11 उतरा था। ठीक है, इसी क्रम में अगर चंद्रमा का वह स्थान फ्रेंड्स जहां पे चंद्रयान 3 ने लैंड किया है उसको किस नाम से जाना जाता है, तो उसको जाना जाता है फ्रेंड्स शिव शक्ति पॉइंट। याद रखिएगा किस नाम से जाना जाता है, शिव शक्ति पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और चंद्रयान 2 जो जहाँ फ्रेंड्स क्रैश लैंडिंग किया था उसको तिरंगा पॉइंट के नाम से जाना जाता है। और चंद्रयान 1 की जो यहाँ क्रैश लैंडिंग हुई थी फ्रेंड्स उसको कहा जाता है, ठीक है, जवाहर पॉइंट के नाम से। इसको भी आप याद रखिएगा। ठीक है, साथ ही साथ प्रतिवर्ष चूँकि 23 अगस्त को चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर लैंड किया था चंद्रयान 3, इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रतिवर्ष 23 अगस्त को स्पेस डे के रूप में मनाने की घोषणा भी किया है। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति कौन थे फ्रेंड्स, तो चंद्रमा पे पैर रखने वाले पहले व्यक्ति थे नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज एल्ड्रिन। एडविन बज एल्ड्रिन 20 जुलाई 1969 को चंद्रमा पर अपना पहला कदम रखा था। शुक्र और वरुण ग्रह को छोड़कर अन्य सभी ग्रहों की परिक्रमण और घूर्णन दिशा क्या होती है, तो अभी मैंने बताया फ्रेंड्स कि शुक्र और वरुण को छोड़ दिया जाए तो बकिया का जो परिक्रमण दिशा होती है वो पश्चिम से पूर्व की होती है, जिसकी वजह से यहाँ पे सूर्योदय कहाँ होता है फ्रेंड्स, तो पूर्व में होता है, जबकि शुक्र और अरुण पे सूर्योदय जो होता है फ्रेंड्स वो कहाँ होता है, वो पश्चिम की दिशा में होता है। अगला प्रश्न है सौरमंडल के कौन से ग्रहों को पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है, तो फ्रेंड्स बुध, शुक्र, शनि, मंगल और बृहस्पति, यानी 1, 2, 3, 4 और 5, यानी इन पांचों ग्रहों को फ्रेंड्स पृथ्वी से नंगी आंखों से देखा जा सकता है। अब आप इसको याद कैसे करेंगे फ्रेंड्स, तो देखिए सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सप्ताह में 7 दिन में रविवार को छोड़ दीजिएगा, ठीक है, और फ्रेंड्स सोमवार को छोड़ दीजिए। रविवार जब सोमवार को छोड़ेंगे फ्रेंड्स तो बचा क्या, ये 5 दिन बचते हैं, बुध, शुक्र, शनि, मंगल, बृहस्पति। इसी से आप कोरिलेट करके याद कर लीजिएगा कि यही पांचों जो हैं फ्रेंड्स ये नंगी आंखों से पृथ्वी से दिखाई देते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह और उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है, तो सेलेनोलॉजी कहलाता है, चंद्रमा के आंतरिक सतह का अध्ययन करने वाला विज्ञान। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पर चट्टान कितने प्रकार के होते हैं फ्रेंड्स, तो उत्पत्ति के आधार पर चट्टान को 3 भागों में बांटा गया है। एक है आग्नेय चट्टान, दूसरा अवसादी और तीसरा होता है कायांतरित चट्टान। ठीक है, अगला क्वेश्चन है मैग्मा और लावा के जमने से कौन सी चट्टान का निर्माण होता है, तो फ्रेंड्स आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। ठीक है, जब मैग्मा अंदर जो मैग्मा आकर के बाहर लावा के रूप में जम जाता है फ्रेंड्स तो उसे प्राथमिक चट्टान यानी आग्नेय चट्टान का निर्माण होता है। प्राथमिक चट्टानों की श्रेणी में किसे रखा जाता है, तो अभी मैंने बताया आग्नेय चट्टान को रखा जाता है। निर्माण की दृष्टि से कौन सी चट्टान सबसे प्राचीन है, तो फ्रेंड्स आग्नेय चट्टान ही सबसे प्राचीन है, क्योंकि आग्नेय चट्टान से ही अवसादी और कायांतरित चट्टान की निर्माण होता है। चट्टानों की कठोरता को किस में मापा जाता है, तो मोह स्केल में चट्टानों की कठोरता को मापा जाता है। अगला प्रश्न है किस प्रकार की चट्टानों में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, तो जो आग्नेय चट्टान है फ्रेंड्स इसमें जीवाश्म का अभाव पाया जाता है, जबकि फ्रेंड्स अवसादी चट्टान में जीवाश्म पाए जाते हैं। अगला प्रश्न है भूगर्भ में विशाल आकार के गुंबदाकार आग्नेय चट्टान को किस नाम से जाना जाता है, तो अगर फ्रेंड्स भूगर्भ के अंदर ही अगर मैग्मा जम जाए, याद रखिएगा भूगर्भ यानी पृथ्वी के अंदर ही मैग्मा जो है वो जम जाए और कुछ इस तरह की आकृति बना ले फ्रेंड्स, गुंबदाकार ऐसे आकृति बना ले, तो इसको बैथोलिथ के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है जानवरों, वनस्पति एवं सूक्ष्म जीवों के अवशेष किस प्रकार के चट्टानों में पाए जाते हैं, तो अवसादी चट्टानों में पाए जाते हैं फ्रेंड्स। ठीक है, धरातल के सर्वाधिक भाग पर किस प्रकार के चट्टान का विस्तार है फ्रेंड्स, तो अवसादी चट्टान का विस्तार है, क्योंकि इसका निर्माण कई जगह से भी होता है फ्रेंड्स, यानी लगभग 75% भाग पर अवसादी चट्टान पाई जाती है। अवसादी चट्टानें किस तरह की चट्टानें होती हैं, तो एक परतदार चट्टान होती है। अगला क्वेश्चन है कोयला किस प्रकार की चट्टानों में पाया जाता है, तो परतदार चट्टानों में पाया जाता है कोयला। आपको सबको पता होगा फ्रेंड्स जो जीवाश्म यानी जो जानवर, जंतु, पेड़ पौधे नीचे दब जाते हैं तो वही सड़ गल करके क्या बनाते हैं, कोयला बनाते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है लौह अयस्क, फास्फेट, कोयला एवं सीमेंट बनाने की चट्टानें किस प्रकार की चट्टानें होती हैं, तो अवसादी चट्टानों में होती है। ठीक है, पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब, उष्मा और रासायनिक क्रियाओं के द्वारा किस प्रकार के चट्टान का निर्माण होता है, तो कायांतरित चट्टान का निर्माण होता है। जब पृथ्वी के आंतरिक भाग में दाब, उष्मा और रासायनिक क्रिया होती है तो ताप दाब के कारण, ठीक है, किस चट्टान का निर्माण होता है, तो कायांतरित चट्टान का। अगला प्रश्न है किस प्रकार की चट्टानें चमकदार, रवेदार और कठोर होती हैं, तो कायांतरित जो चट्टानें होती हैं फ्रेंड्स ये चमकदार भी होती हैं, रवेदार भी होती हैं और कठोर भी होती हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है चूना पत्थर यानी लाइम स्टोन का कायांतरित रूप क्या है फ्रेंड्स, तो संगमरमर। ठीक है, चूना पत्थर से क्या बनता है फ्रेंड्स, संगमरमर बनता है।
ग्रेनाइट और बेसाल्ट किस प्रकार की चट्टानें हैं? तो आग्नेय चट्टानें हैं फ्रेंड्स। ग्रेनाइट और बेसाल्ट जो हैं वो आग्नेय चट्टानें हैं, ठीक है। कुछ खनिजों से ही चट्टानों की रचना होती है। इन खनिजों की संख्या कितनी है फ्रेंड्स? लगभग 20 खनिजों से ही फ्रेंड्स चट्टानों की रचना होती है। अगला प्रश्न है, नीस, ग्रेफाइट और स्लेट किस प्रकार के चट्टानों के उदाहरण है? तो एक कायांतरित चट्टानों के उदाहरण है फ्रेंड्स, नीस, ग्रेफाइट और स्लेट। अगला प्रश्न है, अम्लीय चट्टानों में किस पदार्थ की अधिकता पाई जाती है? तो सिलिका की अधिकता पाई जाती है अम्लीय चट्टानों के अंदर। किसे प्रकृति का सुरक्षा वाल्व कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ज्वालामुखी को यानी वोल्केनो को प्रकृति का सुरक्षा कवच कहा जाता है, यानी सुरक्षा वाल्व कहा जाता है। ज्वालामुखी के कितने प्रकार होते हैं फ्रेंड्स? तो ज्वालामुखी के कुल 3 प्रकार होते हैं। एक होता है सक्रिय ज्वालामुखी, एक होता है प्रसुप्त होता है, एक मृत ज्वालामुखी। सक्रिय ज्वालामुखी किसे कहते हैं फ्रेंड्स? जहाँ जिस पे लगातार धूल के कण, जलवाष्प, गैस का लगातार जो है फ्रेंड्स स्राव होता रहता है, उसे सक्रिय ज्वालामुखी कहते हैं। प्रसुप्त का मतलब होता है फ्रेंड्स कि भविष्य में होने की संभावना है या इसके पहले हुआ है और भविष्य में होने की संभावना उसमें होती है, विस्फोट होने की संभावना होती है, यानी गैस, धूल के कण, लावा निकलने की संभावना होती है, उसे प्रसुप्त कहा जाता है। और मृत ज्वालामुखी कहा जाता है फ्रेंड्स जिसका भविष्य में उद्गार होने की संभावना बिल्कुल भी नहीं है, उसको कहा जाता है मृत ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी विस्फोट से निकलने वाली गैसों में सबसे ज़्यादा कौन सी होती है फ्रेंड्स? तो जलवाष्प होती है। लगभग 80 से 90% जलवाष्प पाई जाती है, ठीक है, ज्वालामुखी विस्फोट के समय। ज्वालामुखी में जलवाष्प के अलावा मुख्य गैस कौन सी पाई जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड होती है, हाइड्रोजन होती है और नाइट्रोजन भी होती है, ठीक है। पेले अश्रु की उत्पत्ति कब होती है फ्रेंड्स? तो ज्वालामुखी जब उद्गार होता है उसी समय पेले अश्रु की उत्पत्ति होती है। अगला प्रश्न है, ज्वालामुखी के शीर्ष पर स्थित कीप के आकार के गर्त को क्या कहा जाता है? तो याद रखिए कि फ्रेंड्स ज्वालामुखी का जो छोटा भाग रहेगा, ठीक है ना, एक कीप के आकार का जो होगा इसको कहा जाता है क्रेटर, ठीक है फ्रेंड्स, इसको क्रेटर कहा जाता है। अब फ्रेंड्स इसमें अगर उद्गार होना बंद हो गया है तो जब पानी बरसता है तो इसमें जो है फ्रेंड्स जाके पानी लग जाता है, तो इसी को क्रेटर झील भी कहा जाता है, ठीक है। अगर यही जो है फ्रेंड्स ये जो है बड़ा हो जाए, यही इसका जो ज्वालामुखी का मुख बड़ा हो जाए तो इसको काल्डेरा के नाम से जाना जाता है, याद रखिएगा, काल्डेरा के नाम से जाना जाता है। अब अगर इसमें पानी भर जाए फ्रेंड्स वर्षा के कारण तो उसको काल्डेरा झील के नाम से जाना जाता है। पृथ्वी की आंतरिक दरार में ज्वालामुखी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है? तो डाइक के नाम से जाना जाता है। विश्व का वह कौन सा महाद्वीप है जहां पर एक भी ज्वालामुखी नहीं है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप ऐसा महाद्वीप है फ्रेंड्स जहां पर कोई भी ज्वालामुखी नहीं है। अगला प्रश्न, सर्वाधिक सक्रिय ज्वालामुखी पाए जाने के कारण किस स्थान को रिंग ऑफ फायर या अग्नि वलय कहा जाता है? तो जो फ्रेंड्स प्रशांत परिमेखला है यहाँ पर फ्रेंड्स सर्वाधिक ज्वालामुखी पाए जाते हैं, यानी उद्गार यहाँ हमेशा होता रहता है, इसलिए इसे रिंग ऑफ फायर के नाम से यानी अग्नि वलय के नाम से जाना जाता है। किसको? प्रशांत मेखला को। भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ यानी लाइट हाउस ऑफ द मेडिटेरियन सी किसे कहा जाता है? तो फ्रेंड्स स्ट्राम्बोली, जो स्ट्राम्बोली है फ्रेंड्स इसमें लगातार उद्गार होता रहता है, इसलिए भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ भी कहा जाता है और देखने में बड़ा सुंदर लगता है। स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी इटली के किस द्वीप पर स्थित है? तो लेपारी द्वीप पर स्थित है फ्रेंड्स स्ट्राम्बोली ज्वालामुखी, जिसे भूमध्य सागर का प्रकाश स्तंभ कहा जाता है। सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है? तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पूछ रहा है, तो फ्रेंड्स माउंट कोटोपेक्सी इक्वेडोर देश में पड़ता है, जो कि दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का एक देश है इक्वेडोर, जहाँ पर विश्व का सबसे ऊंचा सक्रिय ज्वालामुखी पर्वत है। क्या नाम है उसका? माउंट कोटोपेक्सी। विश्व की ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी, तो विश्व की ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजस डेल सलाडो है, जो कि अर्जेंटीना और चिली की सीमा पर स्थित है और ये एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत आता है, ओजस डेल सलाडो, ठीक है, जो विश्व की ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी है। विश्व का सबसे गहराई पर स्थित शांत ज्वालामुखी का क्या नाम है फ्रेंड्स? तो एकांक गुआ है, जो विश्व की सबसे गहराई पर स्थित है, ठीक है, विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित शांत ज्वालामुखी है। देखिए सक्रिय ज्वालामुखी सबसे ऊंचाई पर पूछे तो माउंट कोटोपेक्सी है, जबकि सबसे शांत ज्वालामुखी अगर पूछे फ्रेंड्स ऊंचाई पर तो एकांक गुआ है, एंडीज पर्वतमाला के अंतर्गत आता है। इसकी ऊंचाई लगभग 6960 मीटर है। अगला प्रश्न है, मृत ज्वालामुखी किलिमंजारो किस महाद्वीप पर स्थित है? तो अफ्रीका महाद्वीप पर स्थित है फ्रेंड्स, तंजानिया देश में पड़ता है, ठीक है, किलिमंजारो, जो कि मृत या शांत ज्वालामुखी है। अगला प्रश्न है,
संसार की सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन सी है? तो किलायू जो है फ्रेंड्स, ये संसार की सबसे बड़ी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। ये अमेरिका के हवाई द्वीप पर स्थित है, ठीक है। और दूसरी सबसे अगर पूछ लिया जाए फ्रेंड्स कि दूसरी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी कौन से है, तो मैना लोवा, याद रखिएगा, मैना लोवा जो है यह फ्रेंड्स दूसरी सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है। प्रसुप्त ज्वालामुखी पर्वत फ्यूजियामा किस देश में स्थित है? तो जापान में स्थित है फ्रेंड्स फ्यूजियामा ज्वालामुखी। अगला प्रश्न है, विश्व के भूभाग का कितना प्रतिशत भाग पर्वतों से घिरा हुआ है? तो पूरे भूभाग का फ्रेंड्स 26% भाग जो है वो पर्वतों से घिरा हुआ है, जहाँ पर फ्रेंड्स मात्र 1% जनसंख्या निवास करती है, ठीक है। और पर्वतों का सागर किसे कहा जाता है फ्रेंड्स? तो ब्रिटिश कोलंबिया को, ब्रिटिश कोलंबिया जो कनाडा देश है, इसको पर्वतों का सागर कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला कौन सी है? तो मध्य यूरोप की सबसे बड़ी पर्वतमाला है फ्रेंड्स आल्प्स पर्वतमाला, ठीक है। यह फ्रांस, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, स्विट्जरलैंड में फैली हुई पर्वतमाला है, जो विश्व की सबसे बड़ी पर्वतमाला है, ठीक है। ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत किस देश में स्थित है? तो जर्मनी के अंदर स्थित है फ्रेंड्स ब्लैक फॉरेस्ट पर्वत। सीरिया और इजराइल के बीच कौन सी पहाड़ियाँ सीमा का निर्धारण करती हैं? तो गोलन की जो पहाड़ियाँ हैं फ्रेंड्स, यानी मिडिल ईस्ट एशिया में जो गोलन की पहाड़ियाँ हैं वो सीरिया और इजराइल के बीच सीमा का निर्धारण करती हैं। दक्षिणी आल्प्स पर्वत कहाँ स्थित है फ्रेंड्स? तो न्यूजीलैंड के पश्चिमी भाग में स्थित है दक्षिणी आल्प्स पर्वत। दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत कौन है फ्रेंड्स? ड्रैकेंसबर्ग। क्या है? ड्रैकेंसबर्ग दक्षिण अफ्रीका का सर्वोच्च पर्वत है। अगला प्रश्न है, अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट किलिमंजारो जो है फ्रेंड्स अफ्रीका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, जिसकी ऊंचाई 5895 मीटर है। एशिया की रीढ़ किस पर्वतमाला को कहा जाता है? तो कुनलुन पर्वत जो कि चीन में है फ्रेंड्स, इसे एशिया का रीढ़ कहा जाता है। दक्षिण अमेरिका महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है फ्रेंड्स? तो माउंट एकांकगुआ जो है वो दक्षिण अमेरिका का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट एल्बुज। माउंट एल्बुज जो है फ्रेंड्स यूरोप महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। अगला प्रश्न है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर कौन सा है? तो माउंट कोसियुस्को। कौन है? माउंट कोसियुस्को, जिसकी ऊंचाई है 2248 मीटर, जो कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। एटलस पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है फ्रेंड्स? तो अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है एटलस पर्वत, जिसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर है। विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो एंडीज पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स विश्व की सर्वाधिक लंबी पर्वत श्रृंखला है, दक्षिण अमेरिका के 7 देशों में फैली हुई है, जिसकी लंबाई लगभग 7000 किलोमीटर है। अगला प्रश्न है, साल्ट रेंज पर्वत जो कि एक ब्लॉक माउंटेन है, यह किस देश में स्थित है? तो ये पाकिस्तान में स्थित है फ्रेंड्स साल्ट रेंज पर्वत, यानी इसे ब्लॉक माउंटेन है एक प्रकार का, इसी जो कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो रॉकी पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स वो उत्तरी अमेरिका की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है, जिसकी लंबाई लगभग 4800 किलोमीटर है। एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है फ्रेंड्स? तो हिमालय पर्वत श्रृंखला एशिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। ये जो है फ्रेंड्स इसकी लंबाई लगभग 2500 किलोमीटर तक फैली हुई है। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड्स? तो विश्व की सबसे ऊंची चोटी जो है वो माउंट एवरेस्ट है। कहाँ पड़ती है फ्रेंड्स? तो नेपाल के अंदर पड़ती है माउंट एवरेस्ट, ठीक है। अगला प्रश्न, एशिया और यूरोप महाद्वीप को कौन सी पर्वत श्रृंखला अलग करती है? तो यूराल पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स एशिया और यूरोप को अलग करती है, ठीक है। याद रखिएगा, इसे सीधा सीधा आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जा चुका है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज किस महाद्वीप में स्थित है? तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में स्थित है फ्रेंड्स ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। सीधा सीधा प्रश्न पूछा जाता है कि किस महाद्वीप में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है फ्रेंड्स? तो ऑस्ट्रेलिया में है। टिटलिस पर्वत किस देश की पर्वत श्रृंखला है फ्रेंड्स? तो स्विट्जरलैंड में स्थित है टिटलिस पर्वत। अगला प्रश्न है, अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है फ्रेंड्स? तो विंसफ मासिफ। कौन है? विंसफ मासिफ, जिसकी ऊंचाई 4892 मीटर है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। हिमालय पर्वत किस प्रकार का पर्वत है फ्रेंड्स? तो नवीन वलित पर्वत है, यानी फोल्ड माउंटेन है फ्रेंड्स। नवीन वलित पर्वत है हिमालय पर्वत, ठीक है। पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो कोबर ने फ्रेंड्स पर्वत निर्माणक भूसन्नति सिद्धांत को प्रतिपादित किया था। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला कौन सी है? तो अरावली पर्वत श्रृंखला जो है फ्रेंड्स विश्व की सबसे पुरानी वलित पर्वत श्रृंखला है। धरातल का विशिष्ट स्थल
रूप जो अपने आसपास के स्थल से पर्याप्त ऊंचा होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे पर्याप्त पठार कहा जाता है। सामान्यतः पठार की ऊंचाई लगभग समुद्र तल से कितनी फीट होती है? तो 300 से 500 फीट होती है। पृथ्वी के संपूर्ण धरातल के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर पठारों का विस्तार है? तो लगभग 33% भाग पर पठार पाया जाता है। ठीक है, उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स इतना क्वेश्चन आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। इसमें लगभग मैंने 250 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर किया। फिर अगली वीडियो में लेके आऊँगा फ्रेंड्स, उसमें 250 प्रश्नों की श्रृंखला को कवर कर लूँगा और टोटल ये 500 प्रश्नों की श्रृंखला का मैराथन हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं फ्रेंड्स ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो की क्वालिटी, कंटेंट और सत्येंद्र सर की मेहनत आपको पसंद आ रही है तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। चलिए मिलते हैं ऐसे ही मजेदार टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग।